नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से ल्हासा की ओर पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। तो जब लेखक ल्हासा की ओर गए और जाते हुए मार्ग में इन्हें जो जो अनुभव हुए उसका वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। इस पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इनका मूल नाम केदार पांडे था। ये एक बहुत बड़े घुमक्कड़ थे और इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र की रचना की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं भी की और वहां के समाज और संस्कृति का वर्णन अपने लेखों में किया है। बच्चों, लेखक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और बौद्ध धर्म के विषय में और अधिक जानने के लिए इन्होंने तिब्बत की यात्रा की थी। यह यात्रा इन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते एक भिखारी के वेश में की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी। बच्चों, 1930 में हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था और अंग्रेज भारतीयों को कहीं की भी यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। इसलिए लेखक ने यह यात्रा छिपकर की थी और एक भिखारी के वेश में की थी। इस यात्रा में लेखक के साथ इनके मित्र सुमति इनके साथ थे और वे एक मंगोल बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु से तात्पर्य है धर्मगुरु, जो कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो लेखक और उनके मित्र सुमति ने तिब्बत की यह यात्रा की थी। लेखक ने तिब्बत की जिन जगहों का वर्णन किया है उनका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। इससे हमें पाठ को समझने में आसानी होती है। तो जब भारत से तिब्बत जाते हैं लेखक, तो सबसे पहले वे एक परित्यक्त चीनी किले में पहुंचते हैं, उसका वर्णन लेखक ने किया है। उसके बाद किले से ये एक गांव में पहुंचते हैं जो कि डांडा थोंगला से जस्ट पहले का गांव है। उसके बाद ये डांडा थोंगला से आगे चलते हैं जो एक पहाड़ी रास्ता है। उसके बाद लंकोर, फिर तिंगरी और तिंगरी से शेकर विहार जाते हैं और शेकर विहार में भिक्षु नमसे से मिलकर ये वापस तिंगरी आ जाते हैं। बच्चों, इस पाठ में पूरी यात्रा का वर्णन नहीं है, क्योंकि यह पाठ राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश मात्र है, एक भाग है और इसमें बहुत थोड़ा सा वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो पूरा का पूरा जो यात्रा वर्णन है वह राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा में संग्रहित है। तो वहीं से थोड़ा सा भाग इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। लेखक लिखते हैं कि 1930 में फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था और नेपाल से तिब्बत जाने का यही एक मुख्य रास्ता था और इसी रास्ते से भारत की सभी चीजें तिब्बत जाती थी और यह एक व्यापारिक रास्ता भी था और सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। इनमें 1930 से पहले कभी चीन की सेना रहती थी, लेकिन उस समय वहां पर वह सेना नहीं रहती थी। इसलिए कुछ मकान गिर गए थे और कुछ मकानों में वहां के जो किसान थे उन्होंने अपना घर बसा लिया था, इसलिए वहां पर कुछ घर दिखाई देते थे। तो ऐसे ही एक परित्यक्त का अर्थ होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। तो ऐसे ही एक परित्यक्त जो चीनी किला था उसमें लेखक और उनके मित्र सुमति चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक वहां की सामाजिक परिस्थिति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि तिब्बत में उस समय जाति पाति और छुआछूत की भावना नहीं थी। वहां की औरतें पर्दा नहीं करती थी, उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त था और कोई भी अपरिचित व्यक्ति या यात्री किसी के भी घर में जा सकता था और अपने पास से सामान देकर उस घर की जो महिला है उससे चाय बनवा करके पी सकता था। या फिर किसी को ऐसा लगे कि उसने जो सामान दिया है उसकी चाय में वह सामान सारा का सारा नहीं डाला उस महिला ने, उसे उसमें संदेह है, तो वह स्वयं भी घर में जा करके अपने लिए चाय बना सकता था। बच्चों, वहां की चाय में और हमारी चाय में अंतर होता है। वहां पर
चाय में सोडा, नमक और मक्खन का उपयोग किया जाता है। पहले उसे जो मथा जाता है, किसमें? चौंगी नामक एक कोई पात्र होता है, उसमें उसे मथते हैं। मथने के बाद जब वे चाय के रंग की बन जाती है तो उसमें नमक और मक्खन डाल देते हैं। फिर मिट्टी का एक टोंटीदार बर्तन होता है जिसे खोटी कहते हैं, तो उसमें रख करके परोस देते हैं। तो इस प्रकार से लेखक और उनके मित्र ने वहां पर एक घर में चाय पी। चाय पीने के बाद लेखक और उनके मित्र जब आगे चले तो इन्हें पुल से नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए वहां पर टैक्स यानी कि कर दिया जाता था। तो एक व्यक्ति इनसे राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है यात्रा कर, टैक्स। तो इनके पास मजिस्ट्रेट के हाथ से लिखी हुई दो चिटें थी। चिट कहते हैं पर्चियां, स्लिप्स। तो उस पे हस्ताक्षर थे मजिस्ट्रेट के। तो दोनों मित्रों ने वे दोनों पर्चियां उस राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दे दी, और फिर इन्होंने नदी पार की। नदी पार करके ये दोनों मित्र उसी दिन थोंगला के पहले का जो आखिरी गांव था वहां पर पहुंच गए। वहां पर सुमति की जान पहचान के बहुत सारे लोग रहते थे, तो इसलिए इन्हें ठहरने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई। लेखक लिखते हैं कि इसी रास्ते जब हम 5 साल बाद लौटे थे, अर्थात इन्होंने जब दूसरी यात्रा की थी तिब्बत की, तब ये भिखारी के वेश में नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में थे। भद्र मतलब सज्जन पुरुष के वेश में थे, और घोड़ों पर सवार होकर के वहां पर आए थे। लेकिन तब भी इन्हें रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी, और इन्हें गांव के एक जो सबसे गरीब झोपड़ा था वहां पर उसमें ठहरना पड़ा था। इसका कारण भी लेखक साथ साथ लिखते हैं कि वहां के जो लोग हैं वे शाम के समय छंग पी लेते हैं। छंग एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे हमारे यहाँ पर मदिरा है। तो जब वे छंग पी लेते हैं तब उन्हें होश हवास नहीं रहता है। और लेखक और उनके मित्र जब दूसरी बार वहां पहुंचे थे तो ये देर से पहुंचे थे, और उस समय तक वहां के लोग छंग पी चुके थे, तो इसलिए वहां पर इन्हें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। अब लेखक तिब्बत में जो डांडा थोंगला नामक एक जगह है, जो सबसे खतरनाक जगह है और 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, उसका वर्णन करते हुए लिखते हैं कि डांडा थोंगला पर जो ऊंचाई है, पहाड़ हैं, तो ऊंचाई होने के कारण और पहाड़ होने के कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं है। वहां पर केवल या तो नदियों के मोड़ हैं या पहाड़ों के कोने हैं, इसलिए कोई आदमी दिखाई नहीं देता है। लेकिन डाकुओं के रहने के लिए यह सबसे अच्छी और सुरक्षित जगह है। लेखक आगे लिखते हैं कि तिब्बत में तो गांव में आकर भी यदि खून हो जाए, कोई किसी की हत्या कर दे, तो सजा नहीं मिलती, कोई गवाह नहीं मिलता है। और यहाँ तो निर्जन स्थान है, यहाँ पर यदि किसी आदमी को डाकू मार दें तो सजा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका कारण यह है कि वहां की जो सरकार है वह खुफिया विभाग और पुलिस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, उन पर कोई ज्यादा खर्च नहीं करती है, जिसके कारण वे लोग भी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं। तो यहाँ के जो डाकू हैं वो पहले आदमी को मारते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा वैसा है या नहीं है। और ऐसा इसलिए भी है कि तिब्बत में उस समय हथियार रखने संबंधी कोई कानून नहीं था कि हथियार किसको रखना है, लाइसेंस बनना है कि नहीं बनना है, तो कोई कानून ही नहीं था। तो सभी लोग अर्थात सामान्य लोग भी पिस्तौल, बंदूक और लाठी लेकर के घूमते थे, यानी कि हर समय अपने पास पिस्तौल बंदूक रखते थे। तो जो डाकू थे उन्हें भी मारे जाने का खतरा होता था कि यदि सामने से किसी आदमी ने उन्हें देख लिया तो ऐसा ना हो कि जो सामान्य व्यक्ति कोई आ रहा है वह भी हमें बंदूक या पिस्तौल से मार दे। और डाकू तो क्योंकि छुपे हुए होते थे तो इसलिए डाकू पहले उसे मार देते थे। लेखक इसमें आगे लिखते हैं कि जब हमें कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता, जैसे हमें लगता कि शायद ये डाकू हो सकता है, तो वे दोनों क्या करते थे, अपनी टोपी उतारते थे, जीभ निकालते और अजीब सी सूरत बना करके कुची कुची दया दया 1 पैसा कह करके भीख मांगने लगते थे, क्योंकि ये दोनों भिखारी के वेश में थे। अब इन्हें लंकोर जाना था और इसी डांडा थोंगला के रास्ते जाना था, और लंकोर की जो दूरी थी वह 16-17 मील की थी, यानी कि 16-17 मील दूर था लंकोर। और वहां पहुंचने के लिए इन्हें बड़ी परेशानी तो होगी, क्योंकि एक तो इतनी ऊंचाई पर इन्हें जाना है, ऊपर से वे खतरनाक जगह है, इनके पास सामान भी था। तो इसलिए लेखक ने सुमति से कहा कि आप घोड़ों की व्यवस्था करो, और दूसरे दिन ये दोनों ही घोड़ों पर सवार होकर वहां से लंकोर के लिए चल दिए।
तो जब ये डांडा थोंगला पर सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जहां की ऊंचाई लेखक ने लिखा है कि समुद्र तल से 17 या 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लोग खड़े हुए थे। तो वहां का दृश्य इन्हें बहुत सुंदर दिखाई दिया। एक तरफ तो हिमालय के हजारों श्वेत शिखर दिखाई दे रहे थे और दूसरी तरफ के जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे। वहां पर न कोई बर्फ थी, न कोई हरियाली थी। हाँ, कुछ ऐसी चोटियां भी थी जहां पर कम बर्फ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता को स्थापित किया गया था, जिसे पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब ये सबसे ऊपर पहुंच गए, उसके बाद इन्हें नीचे उतराई पर चलना था, क्योंकि पहाड़ पर पहले चढ़ाई की जाती है। जब सर्वोच्च स्थान पर पहुंच जाते हैं चोटी पर, उसके बाद फिर नीचे दूसरी तरफ उतराई पर इन्हें चलना था। तो चढ़ाई मुश्किल थी लेकिन उतराई आसान होती है। और ये दोनों तो घोड़े पर सवार थे, लेकिन लेखक का जो घोड़ा था वह थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था और लेखक के जो मित्र थे सुमति, वो थोड़ा आगे निकल गए। इनके साथ कुछ यात्री और भी चल रहे थे, लेकिन लेखक पीछे रह गए। तो आगे जाकर दो रास्ते फूट रहे थे। लेखक को नहीं पता था कि कौन से रास्ते पर जाना है, तो ये गलत रास्ते पर चले गए। और मील 1.5 मील आगे जाकर के जब इन्होंने किसी से पूछा, तब इन्होंने सही रास्ता पकड़ा। जब ये सही रास्ते पर चलने लगे तो रास्ते में इन्हें इनका मित्र सुमति इनका इंतजार करते हुए मिला और वह बहुत गुस्से में था। और उसने इनसे कहा कि तुम इतनी देर से आए हो, मैंने तो कई बार चाय गर्म कर ली है। तो इन्होंने, अर्थात लेखक ने, अपने मित्र को समझाया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा घोड़ा ही धीरे चल रहा था। खैर, सुमति का गुस्सा शांत हुआ और उसके बाद ये लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे, क्योंकि वहां पर भी जो इनके मित्र सुमति थे उनके अनेक यजमान थे। तो एक यजमान के घर में ये ठहर गए। वहां पर इन्होंने पहले चाय सत्तू खाया और उसके बाद रात को गर्मा गर्म थुक्पा खाया। थुक्पा वहां का एक खाद्य पदार्थ है, जैसे हमारे यहाँ रोटी चावल दाल पूरी खीर जो भी होते हैं, तो वहां पर जो खाद्य पदार्थ है उसका नाम है, एक खाद्य पदार्थ का नाम है थुक्पा। तो रात में इन दोनों ने वहां पर थुक्पा खाया। इसके बाद लंकोर से दोनों मित्र तिंगरी पहुंचते हैं और तिंगरी के विशाल मैदान में जब ये गए तो तिंगरी जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है और टापू के जैसा दिखाई देता है। और उस मैदान में अनेक गांव भी हैं और उन गांवों में जो सुमति है उनके अनेक यजमान रहते हैं। तो सुमति क्योंकि बौद्ध भिक्षु हैं, तो ये बोध गया से कपड़ा लाते हैं, उसके छोटे छोटे कपड़े की बत्तियां बनाते हैं, चीर करके उसे छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, उस पर मंत्र लिखते हैं और मंत्र लिख करके गंडे बनाते हैं, उसमें गांठ बांध करके। गंडे जैसे हम यहाँ पर भी कुछ लोग ताबीज धारण करते हैं, तो उसी प्रकार से ये गंडे बनाते हैं और फिर उन्हें अपने यजमानों को देते हैं और यजमान उसके बदले में इन्हें कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते हैं। तो वहां के लोगों की यह मान्यता थी कि जो लोग इन गंडों को धारण करता है उसके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। तो लेखक के मित्र जो थे सुमति, वो चाहते थे कि अपने यजमानों के पास जाएं और यजमानों के पास जाकर के गंडों को बांट दें, जिससे कि उन्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन लेखक ने उनसे मना कर दिया और कहा कि तुम कहीं मत जाओ और यहाँ से तुम्हें जितना पैसा मिलेगा मैं तुम्हें लहासा पहुँच कर दे दूंगा, तो तुम मेरे साथ चलो, यहाँ गांव में बिल्कुल मत जाओ किसी के पास भी। तो सुमति ने उनकी बात मान ली और दोनों आगे चले। इनके पास सामान अधिक था तो इन्होंने सोचा कोई भरिया मिल जाए। भरिया मतलब भार उठाने वाला, बोझ उठाने वाला, जिसे कुली कह सकते हैं। लेकिन इन्हें कोई वहां पर कुली नहीं मिला। तो 10-11 बजे के आसपास जब इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं मिला तो इन्हें स्वयं ही चलना पड़ा। अब लेखक तिब्बत की जलवायु का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि यदि दोपहर में 2 बजे के आसपास आप सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हो तो आपका ललाट, ललाट मतलब माथा, और शरीर के जिस अंग पर भी धूप पड़ रही है वह आपको जलता हुआ महसूस होगा। और पीठ और कंधा, अर्थात जिस शरीर के जिस भाग पर धूप नहीं पड़ रही है वह आपको बर्फ की तरह से ठंडा महसूस होगा। तो इस प्रकार से वहां की जलवायु है। लेकिन जाना तो इन्हें था ही। अब दोनों ही अपना अपना सामान लेकर के वहां से चल पड़े। लेखक ने
सुमति को तिंगरी में तो यजमानों के पास जाने नहीं दिया, लेकिन जो इनके मित्र सुमति थे उन्होंने एक यजमान से मिलने की बात कही कि मुझे उस आदमी से जरूर मिलना है, और इसलिए इन दोनों को शेकर विहार जाना पड़ा। अब लेखक वहां की कृषि व्यवस्था के विषय में लिखते हुए बताते हैं कि तिब्बत की जो जमीन है वह छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। जागीरदार अर्थात जमींदार, और इन जागीरों का, इन जमीनों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में होता है, विहारों के हाथ में होता है। और अपनी अपनी जागीर में जो प्रत्येक जागीरदार है वह कुछ खेती खुद करता है, और उस खेती के लिए उसे जो मजदूर हैं वो बेगार में मिल जाते हैं। बेगार से तात्पर्य है कि मजदूर फ्री में मिल जाना, तो फ्री में इन्हें वो मजदूर मिल जाते हैं। और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां पर किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। जो बौद्ध भिक्षु हैं उसको नियुक्त कर दिया जाता है, उसका बहुत आदर सम्मान किया जाता है, और जो जागीर के आदमी होते हैं वो उस भिक्षु को किसी राजा से कम नहीं मानते हैं। तो जो शेकर की खेती थी तो उसके मुखिया भिक्षु थे और उनका नाम था नमसे, और वे नमसे बहुत ही भद्र पुरुष अर्थात सज्जन पुरुष थे, और इन दोनों से बड़े प्रेम से मिले। यानी कि लेखक और सुमति जब उनके पास गए तो ये भिखारी के वेश में थे, लेकिन भिखारी के वेश में होने के बाद भी वे जो भिक्षु नमसे थे बहुत ही आदर से इनसे मिले और बहुत अच्छी तरह से इनसे बात की, इनका आदर सम्मान किया। वहीं पर एक बहुत अच्छा मंदिर था, और उस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। कंजूर कहते हैं जो बुद्ध के वचन हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसका अनुवाद की हुई पुस्तकें, पोथियां, ग्रंथ या पुस्तकें। और कितनी थी वो? 103। और कैसी थी? हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई थी। 103 पोथियां रखी हुई थी उस मंदिर में। और लेखक लिखते हैं कि वे जो पोथियां थी उनका कागज बहुत मोटा था, और वे बड़े और अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। और एक एक पोथी का वजन, पोथी मतलब किताब, पुस्तक का वजन 15 सेर से कम नहीं होगा। तो 15 सेर के लगभग, सेर से तात्पर्य है किलो से थोड़ा सा कम। तो पहले की जो तोल होती थी वह किलो में ना होकर के सेर में होती थी। तो 15 सेर के आसपास एक पोथी अर्थात एक पुस्तक का वजन रहा होगा। अब लेखक को तो बौद्ध धर्म के विषय में जानना था, और ये उन पुस्तकों को पढ़ने में मग्न हो गई। सुमति ने इनसे पूछा कि मैं आसपास अपने यजमानों के पास जाकर के गंडे बांट आऊं? तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अब आप चले जाइएगा और आप गंडे बांट आओ, तब तक मैं पढ़ लेता हूं। तो लेखक को लगा कि जो उनके मित्र हैं सुमति, शायद वो 2-3 दिन में आएंगे, लेकिन वह तो उसी दिन दोपहर बाद ही वापस आ गई। वहां से तिंगरी गांव अधिक दूर नहीं था, तो क्योंकि सुमति वापस आ गए थे उसी दिन, तो इन्हें वहां से वापस चलना पड़ा। और इन दोनों मित्रों ने, लेखक राहुल जी ने और उनके मित्र सुमति ने, अपना अपना सामान उठाया, पीठ पर रखा, और जो वहां के भिक्षु नमसे थे उनसे विदाई लेकर वापस तिंगरी की ओर चल पड़े। इस प्रकार इस पाठ से हमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां की संस्कृति तथा वहां की उस समय की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के विषय में पता चलता है। अर्थात 1930 के तिब्बती समाज का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है।